सभापति महोदय, मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले मैं बड़े खेद के साथ एक बात सदन को बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह डाक के अंदर सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आए, जो मैं लेकर आया हूं, तारीख लिखी है इसमें 20 मार्च, और अमेंडमेंट है सभापति महोदय क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 9, क्लोज 10, क्लोज 11, क्लोज 12, क्लोज 13 में। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं सभापति महोदय, जब मैंने 18 मार्च को इन्हीं मंत्री महोदय के सदन चल रहा हो, सदन की प्रॉपर्टी बन गया, सदन के अंदर ये 15 मार्च को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पुरस्तापित कर दिया गया और 16 मार्च को कार्य सलाहकार समिति ने इसे में आज के दिन इसके पारण का नियत कर दिया। सदन के बाहर मंत्री महोदय आपने ये नोटिस ऑफ अमेंडमेंट बिल नंबर 13 ऑफ 2023 राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, इसी क्लोज 3 में, क्लोज 9 में, क्लोज 11 में इन्होंने सदन के बाहर, ये मैं राजस्थान की विधानसभा में मंत्री महोदय आपके साथ मैं भी कई बार आया हूँ, ये सदन नियमों से चलता है, सदन परंपराओं से चलता है। और अध्यक्ष सभापति महोदय, आप तो खुद साक्षी रहे हैं, मैं उन परंपरा, उन सदन के अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को भी लेकर आया हूँ। मैं मंत्री महोदय के इस कृत्य के लिए चाहता हूँ कि मंत्री महोदय खेद प्रकट करें। ये राजस्थान विधानसभा कलंकित हुई है। विधानसभा के चलते हुए मंत्री महोदय ने, आज हम विचार कर रहे हैं, हमें जो मूव किया इन्होंने सरकार की तरफ से अमेंडमेंट मूव करने का अधिकार इनको है, पर इसी मूव को ये 18 तारीख को, ये 18/3/2033 को इन्हीं के हस्ताक्षर से अगर सदन के बाहर ये अमेंडमेंट जारी हो, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। ये संसदीय परंपराओं का आनंद है, ये नियमों का आनंद है, ये अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का आनंद है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर ये सदन में इसी तरह हमारी परंपराओं का, नियमों का और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का हाथ होगा तो मैं सदन की परंपराओं को कहां लेकर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ये सदन में विचार करे इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर। इससे पहले आप माफी मांगो। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। ये गलती आपसे हुई। ये जो अमेंडमेंट 18 तारीख का है, मैंने इसके अंदर संरक्षण चाहा था। मैं माननीय अध्यक्ष से भी मिला था और मैंने उनको भी कहा था कि ये राजस्थान की परंपरा में इस प्रकार की बात नहीं हुई। इसलिए मंत्री महोदय, ये क्यों हुआ, कैसे हुए, अगर आप इसके अंदर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो फिर आगे बात ठीक नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो कि सदन के अंदर ढंग से बात चले तो आपने ये कृत्य क्यों किया? आपसे ये भूल हुई या आपने जानबूझकर किया, या एडवोकेट के शिष्टमंडल से मिलते हुए आपने वाहवाही लूटने के लिए वही कोटा वाले घंटा बन गए आप, और इतनी जोर से बजे कि राजस्थान के एडवोकेट के हाथ में ये अमेंडमेंट जो आज सदन जिस पर चर्चा कर रहा है, ये मेरे गुरु घंटाल साहब, आपने कैसे कर दिया ये काम? मुझे बड़ी वेदना है इस बात की। और मैं चाहूंगा सभापति महोदय, आप इसको टाल नहीं सकते। मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आप चाहे इस व्यवस्था को बाद में दे दें, हम अपनी बात कहें, पर आपका संरक्षण निश्चित तौर पर चाहूंगा। और सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार की गलती यहाँ पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत बिराज रहे होते और इस प्रकार की गलती होती तो आज की तारीख में मंत्री महोदय को त्याग पत्र होता। यहाँ ये छोटी गलती नहीं है। ये सदन जो सर्वोच्च सदन है उससे बड़ा अपमानित सदन कभी हो नहीं सकता। इस पर आप विचार करें। और मंत्री महोदय, मुझे ये बताओ, जवाब तो जवाब देने के साथ में बातचीत करना आपको गैर वाजिब लग रहा है? अमेंडमेंट करोगे आप गैर वाजिब लग रहा है? नहीं, वाजिब है। अमेंडमेंट डिपार्टमेंट करता है। ये कागज डिपार्टमेंट करता है अमेंडमेंट। ये कागज शांति अमेंडमेंट जो बिल बनाता है, धारीवाल का जिसको बिल बनाने का अधिकार है उसको अमेंडमेंट करने का अधिकार है। चलो अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड पर सारी बात आए। मैं चाहता हूं कि इस बात पर अध्यक्ष निर्णय करें। इन्होंने क्या कहा कि उनसे वार्ता करने का अधिकार इनको है, पर अमेंडमेंट करने का अधिकार सदन को है। सदन की प्रॉपर्टी है सदन के अंदर। जब विचारार्थ एक्ट आ गया तो आज तक कभी नहीं हुआ। सदन के बाहर नहीं कर सकते थे। इस पर अध्यक्ष महोदय, ये कुटर पुटर कितनी कर ले, इस पर इनको जवाब देना ही पड़ेगा।
जवाब देंगे ना, अभी रिप्लाई देंगे हैं? तब देंगे जवाब। मैं आप अपनी बात संरक्षण आगे चाहूंगा। रखते जा रही। और सभापति महोदय, आप इसमें व्यवस्था देने की बात नहीं कहोगे तो मेरे दल के साथ मैं धरने पर बैठूंगा। ये छोटी बात नहीं है, आप व्यवस्था फरमाएं। मतलब इस तरह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ नहीं हो, मैं आसन पर कभी मैं दबाव नहीं डालता, पर मैं यहाँ तक हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, गुहार कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ इस पर व्यवस्था फरमा दें। आप कह रहे हैं व्यवस्था पेंडिंग है, आप तो अपनी बात कहें। व्यवस्था पेंडिंग है। सभापति महोदय, आप पर जितना सभापति महोदय आप पर जितना मैं विश्वास करता हूं और आपकी विषम प्रतिज्ञाओं को मैं जानता हूं, आप वो शख्सियत हो जिन्होंने सीकर में एक पुल बनाने की मांग को लेकर 2 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया, सिर्फ आप पानी और फल पर रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें। तो सबसे पहले विचारणीय सवाल यह है सभापति महोदय कि आज समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, अधिवक्ता वर्ग, उसको ये क्या पड़ी उसको कि वो सरकार से अतिरिक्त संरक्षण मांगने के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की बात को लेकर आए। क्या समाज का नेतृत्व करने वाला वो वर्ग, जिस वर्ग के अधिकांश लोग आज इस सदन में बैठे हैं, आज जितने लोग सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उनमें 70% लोग वो होंगे, ये हमारे रसद मंत्री जी से लेकर मेरे तक, जिन्होंने कभी न कभी कानून पढ़ा होगा। सभापति महोदय, 1 महीना और 2 दिन है, आज राजस्थान का अधिवक्ता सड़क पर है। और आपने मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा, ये जन घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं आपने कराई, आपने इतना जोर से घंटा बजाया कि राजस्थान के लोग उस जन घोषणा पत्र की घोषणाओं को आज भी ढूंढ रहे हैं। आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 में पैरा 19 में यह कहा कि हमें अधिवक्ता, सभापति महोदय मेरा मजाक उड़ाने, ये बच्चों की तरह जीभ निकाल के मेरी तरफ हंस रहे हैं। अब देखो, तो सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि जन घोषणा पत्र पृष्ठ 36 पैरा 29 में इन्होंने वादा किया राज्य के अधिवक्ताओं से कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आएंगे। 2019-20 के बजट पैरा 126 में फिर ये वादा दोहराया और इन्हीं मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2019 को मंत्रिमंडलीय उप समिति इसलिए बनी कि राजस्थान में अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक ये लेकर आएंगे। और आपके सामने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रस्ताव भी दिया, ड्राफ्ट बिल भी रहा। मंत्री महोदय और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। और सभापति महोदय, इसका कारण भी बना जब 1 अगस्त 2022 को गढ़साना के अंदर बार काउंसिल के चेयरमैन विजय सिंह जौहर, जिन्होंने नशा के व्यापार करने वालों के विरुद्ध में मुहिम छेड़ी, पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। रात भर बर्बर पिटाई उनकी की, दूसरे दिन उन्होंने आत्मदाह कर लिया। राज्य भर का अधिवक्ता नाराज हुआ और 2 जुलाई 2020 को आप ही के इस जिले में खंडेला में आपकी जानकारी में हंसराज बालिया ने एसडीएम को शिकायत की कि मेरे से पैसे मांगता है। सीआई ने बुलाया, पिटाई की, उन्होंने आत्मदाह कर ली। और ये आग क्यों भड़की, ये चिंगारी क्यों भड़की, ये चिंगारी क्यों भड़की सभापति महोदय? तब भड़की जब राजस्थान की सरपरस्ती करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ये जुगराज चौहान, इस एडवोकेट की सरेराह हत्या होती है और उसके बाद राजस्थान का वकील हड़ताल पर उतरता है। 20 फरवरी, 1 महीना 1 दिन, राजस्थान के 70,000 वकील हड़ताल पर है। 800 न्यायालय ठप पड़े हैं। इन न्यायालय में प्रतिदिन 22,000 प्रकरण में सुनवाई होती है। ये पक्षकार हैरान भी है, परेशान भी है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, और सभापति मुझे अफसोस इस बात का है, मैंने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 की 13 धाराओं को बड़ी गौर से पढ़ा, अमेंडमेंट भी कर दिए कईयों में इन्होंने। और मैं इस प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को अगर देखूं तो सभापति महोदय, मैंने इतना इल ड्राफ्टेड कोई कानून नहीं देखा होगा जितना यह है। और कुल मिला के अगर मैं ये कहूं, इस पूरे एक्ट का जो निचोड़ अगर मैं कहूं, इसका नाम बदलना चाहिए मंत्री महोदय। ये राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, ये राजस्थान एडवोकेट एट्रोसिटी एक्ट के रूप में आएगा। मैं आपका ध्यान आपके उद्देश्य और कारकों के कथन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्य में प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और फर्जी मुकदमों के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप विधि और व्यवस्था स्थिति हास हो रही है, न्याय देने में विलंब हो रहा है। अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रही हिंसा फर्जी मामले को रोकने के लिए एक प्रभारी अधिनियम बनाया जाए, और इसलिए आप ये अधिनियम लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कितने महान उद्देश्य। और जब मैं इस बिल में इनकी धाराओं में जाता हूं, मैं आपका ध्यान, आपने सेक्शन 2 के अंदर मुवक्किल की उस परिभाषा को आपने डिलीट कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी। मन में ये पीड़ा जरूर है कि आप सदन को बताते कि आप जो सरकारी अमेंडमेंट लाए उस सेक्शन 2 में, जिसमें मुवक्किल और गैर मुवक्किल दोनों की परिभाषा को आपने बदला है क्लाइंट की, वो सदन को बताते तो समझ में आता। पर अब करें क्या सभापति महोदय, जब सैया भव्य कतवाल तो फिर डर काहे का। बिल्कुल मंत्री महोदय संसदीय कार्य मंत्री भी है, और मंत्री महोदय ने आला कमान को भी कह दिया आओ सामने, इसलिए कि हमसे क्या और डरें। आपके गुरु भी है। और मेरे गुरु को मैं कहना चाहता हूं, गुरुदेव, ये जो मूल रूप से धारा 3 है, इसमें अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, गंभीर चोट, आपराधिक कार्यों के लिए धमकाना जैसे अपराध कारित होने पर न्यायालय परिसर में आपने इसको, न्यायालय परिसर को डिलीट कर दिया। मैं इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इसको पढ़ा जाए, सेक्शन 3 में हमला और गंभीर चोट, इनका तो प्रावधान है, आपराधिक बल का भी प्रावधान है। पर आज आप भी थोड़ा बहुत कानून के जानकार हैं, और ये रसद मंत्री जी तो अच्छी तरह जानते हैं। आज तक बता दो आप मंत्री जी, जो भी मुकदमा दर्ज हुआ वो मुकदमा पहले खासुनी से हुआ, अपने धक्का मुक्की से हुआ, धारा 323 में हुआ, और धारा सेक्शन 319 में, जिसमें धारा 323 में प्रावधान है सजा का, आपने उसको इस पर्दे से बाहर निकाल दिया। और जिस तरह जब कभी भी मामला होता है किसी के विरुद्ध में भी, तो सबसे पहला धारा 341 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आपने इसको भी बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं तो इसमें सेक्शन 323, 324, 325, 326, 326 ए, 327, 328, 329, 331, 352, 506, जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षति कारित करने वाले अपराध है, इनको आप निश्चित तौर पर इसके अंदर शामिल करें। और यह संशोधन भी आवश्यक है कि अधिवक्ता के विरुद्ध आईपीसी में वर्णित अपराध कारित होने पर किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक क्षति से अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 की तरह संरक्षित किया जाए। यदि ऐसी क्षति अपराध बतौर अधिवक्ता अपनी ड्यूटी कार्य करने से रोकने के लिए या प्रतिपक्ष अधिवक्ता पक्षकार द्वारा किसी अन्य थर्ड पार्टी द्वारा कारित कराई जाती है, तो धारा 120B के तहत इसको षड्यंत्र भी माना जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हो, अब आपने सेक्शन 3 के परंतुक में इसमें ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज, अब ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज क्या है सभापति महोदय? एक वकील है, सड़क पर जा रहा है और अचानक उसको किसी मुवक्किल ने कहा रुको मेरे को ये राह दे दो, और उसके बाद उन्होंने उसको चांटा लगा दिया, तो वो तो अपनी ड्यूटी सड़क पर भी पूरा कर रहा है। इसको आपको डिफाइन करना चाहिए। और एक धारा 4 में अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण का हकदार तो आपने बना दिया, पर अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण का अधिकार तब मिलेगा जब पुलिस उचित समझे, ये शब्द उसमें डाल दिया। अब पुलिस उचित क्यों समझेगी सभापति महोदय? और ये जो आपने इसके अंदर पुलिस में, मंत्री महोदय, पुलिस शेल शब्द का इस्तेमाल करो आप। पुलिस को अधिवक्ता के शिकायत पर उसको संरक्षण देना होगा, उसको अधिवक्ता को पुलिस की मर्जी पर मत छोड़ो। और इसमें आपने सुरक्षा की बात की है, इसमें अधिवक्ता को सुरक्षा निःशुल्क दी जाए। ये मेरा सुझाव है कि ये शब्द भी आप डालो, और ये जो द पुलिस में की जगह द पुलिस सेल आपने डालो। और आपने धारा 5 में इसके अंदर पेनल्टी, और धारा 5(2) के अंदर, धारा 5(1) में, धारा 3 में वर्णित अपराध हमला आपराधिक बल कारित होते हैं तो 2 वर्ष के कारावास और 25,000 का जुर्माना। और धारा 5(2) में अगर गंभीर क्षति कारित करता है तो 7 वर्ष का कारावास, 50,000 का जुर्माना। और अगर कोई अधिवक्ता के विरुद्ध कोई धमकी देता है, पैरवी ना करना, चुप रहना, समय के मुकदमे से विड्रॉ कर ले, तो 2 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना। ये सजा और जुर्माना, ये जुर्माना की राशि थोड़ी बढ़ाओ,
क्योंकि जुर्माना की राशि को प्रतिकार के रूप में वकील को देने का प्रावधान आपने किया आगे, तो जुर्माना की राशि बढ़ाओ। और एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, पर सेक्शन 6 इसका आपने सारे अपराधों को कॉग्निजेबल बनाया है, संज्ञेय बनाया है। और आपको मालूम है कि इसमें पुलिस बिना वारंट बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति गिरफ्तार कर लेती है। पर इसके साथ मेरा एक सुझाव और है, आपने कॉग्निजेबल तो कर दिया, पर इसके साथ नॉन अवेलेबल भी करो आप। अगर अधिवक्ता कोई सुरक्षा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कॉग्निजेबल विद नॉन अवेलेबल आप करें। और आपने सेक्शन 7 में अपराधों को कंपाउंड करना, अधिवक्ता के विरुद्ध किए गए अपराध को कंपाउंड किए जाने का इस धारा में प्रावधान है। और इस धारा में कहा एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट आपने लिखा है। इसमें आप मेरा सुझाव है एवरी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एडवोकेट अंडर दिस एक्ट, एवरी ऑफेंस ये करने की आवश्यकता है। और ये सेक्शन 8 में मैंने पहले कहा कि अधिवक्ता को अपराध कारित होने से जो नुकसान होता है उसका कंपनसेशन देने की बात है। सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूँगा, पर मेरे को 5-7 मिनट और चाहिए। ये सेक्शन 11 जिसको अब रीनंबर्ड करके आपने अब इस सदन को दत्ता बताकर बाहर जो संशोधन किया उसमें धारा 10 कर दिया। यह है पनिशमेंट ऑफ मिसयूज ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये वकीलों के खिलाफ है। मतलब इसमें अगर कोई वकील इस धारा प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के उपबंधों से उसका दुरुपयोग करता है, फर्जी मुकदमा बनाता है, झूठी शिकायत करता है, फंसाता है, तो पहले तो उसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया था महाराज ने, गुरुजी ने, और बाद में अमेंडमेंट करके उसको 2 साल का कर दिया। अब मैं गुरुजी आपका ध्यान सेक्शन 11 में वर्णित 182 आईपीसी आप जानते हो, अगर 182 में 182 किसी को विरुद्ध चलती है तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। 182 में तो 6 महीने की सजा और 10,000 का जुर्माना है। और वकील ने अगर कोई ऐसा गुनाह कर दिया तो 2 साल की सजा। और अगर मिथ्या आरोप लगाता है आईपीसी के सेक्शन 211 में तो उसमें भी सजा का प्रावधान है 2 साल का ही। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो 2 वर्ष की बात आपने लिखी है इसको भी या तो आप आईपीसी के 182 और इसके बराबर करो। और एक जब अधिवक्ता अपना काम करता है, प्रोफेशनल काम है और उसका व्यवसायिक दुराचरण है, तो बार काउंसिल में पहले नियम बने हुए उसके लिए। अब पुलिस में मामला क्यों दे रहे हैं आप? अब पुलिस उसका गलत उसका उपयोग करेगी, इसलिए धारा 11 में आप आवश्यक संशोधन करके वकीलों को पुलिस की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से बचाया जाना आवश्यक है। जिस तरह डॉक्टरों का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टरों की कमेटी पहले जांच करी तो वकीलों का क्यों नहीं करे? और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, मुझे एक बहुत बड़ी आशंका है। आशंका इसलिए है कि इस राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में आपने सीआरपीसी और आईपीसी के कई शेड्यूलों को बदला है। ये सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट, इसको आप पढ़ें आप, इसमें लिखा है कि आईपीसी के अतिरिक्त अन्य विधियों के लिए नियम दिए गए हैं। शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार अन्य एक्ट के लिए अपराध यदि 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है तो नॉन कॉग्निजेबल है। अब आपने क्या किया? नॉन कॉग्निजेबल जो 3 वर्ष से कम उसको कॉग्निजेबल बना दिया, सेक्शन 6 में बना दिया, और इसके साथ ही आपने इसकी सजा को बढ़ा दिया। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जब सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ आप उसको बदलेंगे, सीआरपीसी सेंट्रल एक्ट है, आर्टिकल 251(1) के अनुसार इसमें आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं, आपको राष्ट्रपति के पास इसको भेजना पड़ेगा। और एक अंत में मैं मेरी बात समाप्त करूं, ये ड्राफ्ट किसने किया है? ये एजी साहब। सभापति महोदय, मैं तो हैरान हूं, परेशान भी हूं। एजी साहब का मैं अभी देख रहा था, एक केस में 20,000 रुपए, वेतन इनका 1,25,000 रुपए, यह भी रिवाइज किया इन्होंने, सलाह देने के 5,000 रुपए। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, राजस्थान के एजी का 1 महीने का बिल अगर 75 लाख से 1 करोड़ से कम हो तो आप जो कहें आप मंगा लो, वरना मैं मंगा के दिखा दूंगा 1-1 करोड़ का बिल 1 महीने का। और इस प्रकार इल ड्राफ्ट करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये दंतहीन है, ये नखहीन है, ये आभासी संरक्षण है।
इसमें वही संरक्षण है जो आईपीसी में किसी आदमी को किसी व्यक्ति को पहले से है। इसलिए इससे एडवोकेट के विरुद्ध कारित करने वाले अपराध में कमी नहीं आएगी। मेरा सुझाव है एडवोकेट के विरुद्ध कोई भी अपराध कारित हो, डीवाईएसपी से कम की रैंक का आदमी उसकी जांच नहीं करे। इसलिए मैं चाहूंगा वकीलों की हड़ताल समाप्त करने के लिए आप उनसे क्षमा मांगते हुए कि विलंब हो गया, आप हड़ताल समाप्त कराएं और उनसे राय करके इसको बड़ा सशक्त कानून लेकर आए, ताकि फिर कोई जुगराज चौहान इन बदमाशों की बलवेदी पर नहीं चढ़े, फिर कोई हंसराज बावलिया अपने को जलाकर समाप्त नहीं करे, फिर कोई विजय सिंह जोरड आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं है। मुझे इतना ही कहना सभापति महोदय, धन्यवाद। श्री जगदीश चंद्र।